हेलो बच्चों, मैं संदीप जहांगीर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। देखो बच्चों, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी निभा रहे हैं। हम डेली के डेली आपके लिए हम एक एक वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है कि इन वीडियोस का आप कितना बेनिफिट लेते हो, क्योंकि एग्रीकल्चर वाले बच्चों के ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स रहती है वो प्रॉब्लम्स केमिस्ट्री के अंदर रहती है, क्योंकि उनके अंदर जो हम 12th में जैसे या 11th-12th में हम जो फेस करते हैं, जो अपनी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री पढ़ के आते हैं, फिर हम जैसे ही हमारे कंपटीशन में आते हैं, जैसे या तो जेट एग्ज़ाम के अंदर हो या फिर ICAR या BHU एग्ज़ाम के अंदर देते हैं, तो वहाँ पे कहती है कि रियल केमिस्ट्री आती है। रियल केमिस्ट्री का मतलब वहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री तीनों देखने को मिलती है। तो यहाँ पे क्या बच्चों को सबसे ज़्यादा डाउट्स आते हैं, क्योंकि उनके 11th और 12th में नहीं पढ़ी हुई थी। स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ किसकी, एग्रीकल्चर बच्चों वालों की, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये वीडियो आप डेली के डेली आपको वॉच करने देखने हैं, उसके साथ साथ आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने के बाद में जैसे यदि दूसरे दिन आपको वीडियो जैसे हम अपलोड करते हैं, तो आपको जो प्रीवियस वीडियो है उनको एक बार आपको क्या करना है, जो नोट्स बनाए हैं उन नोट्स को आपको क्या करना है, देखने, ताकि मतलब ये लिंक है, ये लिंक क्या है आपका मतलब जुड़ा रहे, ठीक है। तो आपको हम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, अब आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप वीडियो को पूरे अच्छी तरह से देखें। उसके बाद में जहाँ पे जो डाउट्स आते हैं वो डाउट्स आप हमको अपने जो टेलीग्राम है, अपना जो इंस्टीट्यूट का जो टेलीग्राम है, उसी लिंक पर आप सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो यदि उसके बाद में जो डाउट्स होते हैं हम भी पूरी कोशिश करेंगे जो डाउट्स है उन डाउट्स को आपको क्या करें, उनको सोल्व करें, ठीक है। तो आज की हम जो बात करेंगे आगे, देखो लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात कर ली थी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर ली थी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर उसकी मैं एप्लीकेशन की बात कर रहा था। और एप्लीकेशन के अंदर मैंने जो पहला जो एप्लीकेशन जो बात की थी वो हम किसकी बात की थी, हम जो नोमेनकल्चर की बात की थी। किसकी बात की थी, नोमेनकल्चर की, नामकरण की बात की थी। और मैंने क्या बोला था कि नामकरण यहाँ पे कैसे लिखते हैं, तो मैंने बोला था कि जिसकी EN ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, विद्युत ऋणता ज़्यादा है, उसको तो आपको लिखना है लास्ट में, ठीक है। और उसके बाद में जो सफिक्स लगाते हैं वो हम क्या लगाएंगे, IDE लगाएंगे। क्या लगाएंगे, IDE लगाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल और मैं दे देता हूँ, PCl3 की बात करूँ, ठीक है। अब देखो इसको हम लिखते कैसे, देखो फॉस्फोरस 3 के लिए हम क्या लिखते हैं, ट्राई, उसके बाद में क्या लिखते हैं, क्लोराइड, ये तो लिखते हैं। अब ऐसा क्यों नहीं लिखते हैं कि ट्राई क्लोराइड फॉस्फोरस, क्यों नहीं लिखते, क्योंकि देखो आप कि फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 2.1, ठीक है। क्लोरीन की कितनी है, 3। अब देखो ज़्यादा किसकी है, क्लोरीन की, और जिसकी ज़्यादा है उसको हम किस में रखें, लास्ट में। फिर उसके लास्ट में हम क्या लगा रहे हैं, IDE वर्ड लगा रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ तक बात की थी। सेकंड जो एप्लीकेशन बात की थी वो मैंने बात की थी आयनिक करैक्टर की, परसेंटेज आयनिक करैक्टर, परसेंटेज आयनिक लक्षण की बात की थी, ठीक है। इसकी बात कर रहे थे, ये इंपॉर्टेंट भी, इस पर न्यूमेरिकल बनते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे परसेंटेज आयनिक करैक्टर कैसे निकालते, तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया था। जैसे HCl की बात की थी मैंने, किसकी बात की थी, HCl की। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा किसकी है, क्लोरीन की, मतलब क्लोरीन की 3 है, हाइड्रोजन की है 2.1। तो ये क्या करेगा, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। तो क्लोरीन पे तो चार्ज आता है नेगेटिव, और हाइड्रोजन पे चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव आ गया, ठीक है, पॉजिटिव है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है, क्योंकि ये भी नॉन मेटल है, ये भी क्या है, नॉन मेटल है। अब नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध करते हैं, ठीक है। लेकिन ये 100% कोवेलेंट भी नहीं होता, क्यों, क्योंकि उसके अंदर कुछ करैक्टर किसके होंगे, आयनिक करैक्टर के। जैसे मैंने अभी बात की थी, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या है, डिफरेंस है, तो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया, तो एक पे नेगेटिव, दूसरे पे क्या गया, पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ पे क्या बनी है, पोलैरिटी बनी है। पोलैरिटी का मतलब एक तो बन गया कैटाइन, दूसरा क्या बन गया, एनाइन बना। तो इसका मतलब ये 100% श्योर नहीं होता, वहाँ पे कोवेलेंट है, उसके अंदर कुछ परसेंटेज किसके होते हैं, आयनिक के भी होते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसी टाइप से मैंने एक एग्जांपल और बता दूं, जैसे NaCl की बात करें, NaCl में क्या है, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। इसका मतलब यहाँ पे बॉन्ड कौन सा है, आयनिक बॉन्ड है। लेकिन ये भी आयनिक बॉन्ड पूरा का पूरा 100% नहीं होता, इसमें कुछ जो करैक्टर आएंगे वो करैक्टर किसके आएंगे, कोवेलेंट के आएंगे। किसके आएंगे, कोवेलेंट करैक्टर की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो आयनिक करैक्टर निकाले थे उसके लिए हमने एक फॉर्मूला यूज किया था, वो फॉर्मूला क्या था उसकी बात कर लेते हैं। फिर उसके बाद में मैंने लास्ट वीडियो के अंदर कुछ
एग्जाम्पल्स भी दिए थे, उनको मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। जैसे कैसे निकालते हैं उसकी बात कर लेते हैं। परसेंटेज आयनिक करैक्टर, आयनिक लक्षण, परसेंटेज आयनिक लक्षण बराबर क्या लिखते हैं अपन, 16 काई ए माइनस काई बी, ठीक है, प्लस में 3.5 काई ए माइनस में काई बी का होल स्क्वायर, ये लेके चलते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको सीजियम फ्लोराइड, इसकी बात की थी। देखो सीजियम की कितनी है, तो सीजियम की है 0.7, ये आपको याद रखनी है, मैंने लिखाई भी थी यहाँ पे। फ्लोरीन की बात है, फ्लोरीन की कितनी है 4, ये वैल्यू आपको पुट करनी है। काई ए काई बी का मतलब क्या है, एक की विद्युत ऋणता, काई बी का मतलब क्या है, बी की विद्युत ऋणता, ये वैल्यू आपको पुट करना है। तो 16 यहाँ पे 4 माइनस में 0.7 पॉजिटिव लेके चलना, ठीक है। फिर यहाँ पे 3.5 यहाँ पे मॉडुलस करना है, तो 4 माइनस में कितना है 0.7 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू। अब देखो इसको कर लो 16, इसको हम कहें तो यहाँ पे कितना गया 3.3, ठीक है, प्लस में 3.5 इसको हम करेंगे तो कितना गया 3.3 का स्क्वायर, इसको स्क्वायर करना, फिर इसके बाद मैं मल्टीप्लाई करना, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, उसके साथ में हम जोड़ देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाते हैं, आयनिक के करैक्टर आ जाएंगे। इसी टाइप से यदि आपको HBr की निकालनी है तो आपको हाइड्रोजन की कितनी रखनी है 2.1, एक जगह 2.1 रखना है। ब्रोमीन की कितनी रखनी है 2.8 रखनी है। तो इसमें आप क्या निकालोगे, आयनिक के करैक्टर निकालोगे। अब जो हम जो थर्ड जो बात करेंगे, थर्ड जो एप्लीकेशन है वो है बॉन्ड स्ट्रेंथ। क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ। और इस बॉन्ड स्ट्रेंथ के आधार पे जो ICAR एग्ज़ाम के अंदर, जेट एग्ज़ाम के अंदर, यहाँ तक जो नीट एग्ज़ाम के अंदर है वहाँ पे भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है, उनको भी हम देख लेते हैं। देखो थर्ड जो है वो कौन से, बॉन्ड स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ का मतलब हो गया सामर्थ्य, बॉन्ड सामर्थ्य, बंद सामर्थ्य का मतलब है ताकतवर। क्या हो गया, ताकतवर। सामर्थ्य का मतलब समता, समता का मतलब है स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं आप। क्या बोल सकते हो, स्ट्रॉन्ग। तो अब देखो कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, बंद सामर्थ्य है, वो क्या होगा कि जो विद्युत ऋणता है उसमें अंतर के क्या होती है, समानुपाती है। किसके, विद्युत ऋणता में अंतर के समानुपाती, विद्युत ऋणता में अंतर, इसके क्या है, समानुपाती। इसका मतलब है विद्युत ऋणता में अंतर जितना ज्यादा होगा बंद सामर्थ्य उतना ही ज्यादा होगा, या मैं बोल दूं कि बंद है उतना ही ज्यादा ताकतवर होगा। यही तो बात है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख दें कि यदि मैं बात करूँ इसकी, तो EN में डिफरेंस, EN में अंतर जितना ज़्यादा होगा, इसका मतलब है उसमें आयनिक लक्षण उतने ही ज़्यादा होंगे, आयनिक करैक्टर उतनी ज़्यादा होंगे। और जब आयनिक करैक्टर ज़्यादा है इसका मतलब उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ, बंद सामर्थ्य क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। देखो मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ, और ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इस एग्जाम्पल के बेस पे काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं। जैसे यही एग्जाम्पल पूछा गया HF, HCl, HBr, इसी टाइप से HI, इसकी बात करो, ठीक है। अब देखो इसकी विद्युत ऋणता लिख लेते हैं। हाइड्रोजन की कितनी है 2.1, फ्लोरीन की 4.0, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन की 2.1, क्लोरीन की 3.0, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन की 2.1, फिर यहाँ पे ब्रोमीन की 2.8, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन की 2.1 और आयोडीन की कितनी है 2.5, यही है। अब देखो इसका अंतर निकालते हैं। अंतर का मतलब दोनों के साथ में डिफरेंस कर देते हैं, अंतर कर देते हैं। यहाँ पे कितने आएंगे इन दोनों के बीच का अंतर, तो ये अंतर आ जाता है 1.9। कितना हो गया 1.9, 4 में से 2.1 कम कर दो, कितना आ गया 1.9। फिर यहाँ पे देखो इन दोनों का बीच का अंतर कितना आ गया, 3 माइनस 2.1, तो कितना आ गया 0.9, ठीक है। फिर इन दोनों के बीच का अंतर कर दो, कितना हो गया 0.7, ठीक है, 2.8 माइनस 2.1। फिर इन दोनों के बीच का अंतर कर दो, 2.4 माइनस 2.1, कितने हो गए 0.4, यही तो है। अब देखो मैंने क्या बोला कि विद्युत ऋणता में जितना ज़्यादा अंतर होगा
आयनिक करैक्टर उतना ही ज़्यादा होगा, और आयनिक करैक्टर जितना ज़्यादा इसका मतलब उसकी बंध सामर्थ्य उतनी ज़्यादा, यही तो बात कहते हैं। तो अब बताओ सबसे ज़्यादा अंतर किस में, यही तो है 1.9, 0.9, 0.7, 0.4, ज़्यादा कौन सा है 1.9। इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा बंध स्ट्रॉन्ग है किस पे, HF में। फिर उससे कम HCl में, उससे कम HBr में, उससे कम की इसमें HI में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई। अब देखो एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपसे पूछा जाए अम्लीय गुण, किसकी बात करूँ, अम्लीय गुण। अम्लीय गुण का मतलब मैं बात करूँ एसिडिक नेचर की, किसकी बात करूँ, एसिडिक नेचर। अब ये क्वेश्चन है कि इनमें से सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन है, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है। अब देखो एसिड बनता कब है, एसिड तभी तो बनेगा जो देगा H पॉजिटिव। क्या देता है, H पॉजिटिव। जो H पॉजिटिव देगा इसका मतलब वो क्या है, एसिड ज़्यादा है। अब बताओ H पॉजिटिव देगा कौन, तो वही तो देगा जिसके पास में बंध क्या है, कमजोर है। अब बंध कमजोर किसके अंदर है वो देख लो। देखो मैंने क्या बोला था कि HF के अंदर अंतर ज्यादा है विद्युत ऋणता का, और जब अंतर ज्यादा इसका मतलब उसकी बंध सामर्थ्य, बंध वहां पे क्या है, ताकतवर है। ठीक है, अब कमजोर बंध है किस में, HI में। तो ये क्योंकि जब कमजोर बंध है इसका मतलब ये यहाँ पे क्या देगा, H पॉजिटिव देगा, हाइड्रोजन H पॉजिटिव प्रोटॉन देगा, और जब प्रोटॉन देगा या H पॉजिटिव देगा इसका मतलब वहां पे क्या होगा, उसमें अम्लीय गुण आएगा, एसिडिक गुण आएगा। तो यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है, HI, उससे कम HBr, उससे कम HCl, और उससे कम पूछा जाए तो कौन होगा, HF होगा। ये क्वेश्चन ना जाने कितनी बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है कि सबसे ज्यादा एसिडिक करैक्टर किस में होता है, तो हम तो क्या कर देते हैं, ऐसा ऑर्डर लिख देते हैं। ये ऐसा नहीं है, ये तो ऑर्डर किसका है, बॉन्ड स्ट्रेंथ का। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता में अंतर है, इसका मतलब उसका बीच का जो बंध है वो वहां पे क्या है, ताकतवर है, मजबूत है। लेकिन मजबूत है इसका मतलब ये इसको तो छोड़ेगा नहीं, हाइड्रोजन को। यहाँ पे छोड़ेगा कौन, जिसके पास में बंध क्या है, कमजोर है। और ये बंध किसके बीच में कमजोर है, हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच में। तो ये आयोडीन क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर इस H पॉजिटिव को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। और जब H पॉजिटिव को बाहर निकाला इसका मतलब वहां पे क्या आ गया, एसिडिक आ गया। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, HI, उससे कम कौन है, HBr, उससे कम कौन है, HCl, और सबसे एसिडिक कम, सबसे कम पूछा जाए तो कौन होगा, HF। कौन हो गए, HF। तो याद रखना ये तीनों तो काम करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के रूप में, प्रबल अम्ल के रूप में। यदि आपसे पूछा जाए कि HF किसके रूप में काम करता है, तो याद रखना ये वीक एसिड के रूप में काम करता है, दुर्बल अम्ल के रूप में काम करता है। एग्जाम के अंदर हम यही गलती करके बैठते हैं कि आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा प्रबल अम्ल कौन से, ऑप्शन में चारों दिए होते हैं, HF, HCl, HBr और HI। हम वहां पे क्या कर देते हैं, HF कर देते हैं। लेकिन HF नहीं है, HF क्या होता है, वीक एसिड है। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ तक हमने जो 3 अनुप्रयोग है, 3 जो एप्लीकेशन है उसकी बात कर लिया। अब जो नेक्स्ट जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे किसकी, बॉन्ड लेंथ की। देखो बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर तीनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, और वो कैसे रिलेटेड हैं उसकी भी हम बात करते हैं। इसको हम और ज़्यादा अच्छे से जो डिटेल में जो समझाएंगे वो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हम और अच्छे से इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब देखो जो फोर्थ है हमारे पास में, वो फोर्थ कौन सी है, बॉन्ड लेंथ। और बॉन्ड लेंथ को हम क्या कहते हैं, बंध लंबाई। क्या कहेंगे, बंध लंबाई। ठीक है, तो ये इसके बीच में कैसा रिलेशन है, तो आपको क्या करना है कि बॉन्ड लेंथ ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, विद्युत ऋणता में अंतर के। किस में है, विद्युत ऋणता में। डेल्टा EN को हम क्या बोलते हैं, विद्युत ऋणता में अंतर, विद्युत ऋणता में अंतर। इसका मतलब ये एक दूसरे के साथ में क्या है, व्यतक्रमानुपाती है। व्यतक्रमानुपाती का मतलब एक दूसरे के साथ में क्या होगी, यहाँ पे दुश्मन होगी। यदि यह बढ़ेगा इसका मतलब उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी। और यदि यह घटेगा इसका मतलब उसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाएगी। फिर हम जो नेक्स्ट जो बात करनी है फिफ्थ, वो मैं बात कर लेता हूँ बॉन्ड ऑर्डर की। किसकी बात करूँ मैं, बॉन्ड ऑर्डर की। बॉन्ड ऑर्डर को हम क्या कहते हैं, बंध क्रम कहेंगे। क्या कहेंगे, बंध क्रम कहेंगे। अब देखो जो बॉन्ड ऑर्डर है
ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसमें, विद्युत ऋणता में अंतर के समानुपाती। क्या है, समानुपाती। इसका मतलब जितना ज़्यादा अंतर होगा इसका मतलब उसमें बॉन्ड ऑर्डर उतना ही ज़्यादा होगा। अब देखो इसको एग्जाम्पल के थ्रू, अभी जो लास्ट एग्जाम्पल हमने देखा था HF, HCl, HBr, HI। अब देखो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, तो देखो यहाँ पे अंतर देख लो, इसका 2.1, इसके 4, यहाँ पे हाइड्रोजन का 2.1, क्लोरीन का 3, फिर हाइड्रोजन का 2.1, ब्रोमीन का कितना है 2.8, फिर हाइड्रोजन का 2.1, आयोडीन का कितना है 2.5। अब इनके बीच में अंतर कितना है, 4 माइनस 2.1 कितना है 1.9, यहाँ पे कितना है 0.9, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 0.7, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 0.4। अब देखो ज़्यादा अंतर किस में, यही तो है, और जब ज़्यादा अंतर है इसका मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, HF का, उससे कम किसका है HCl का, उससे कम किसका है HBr का, और सबसे कम किसका है HI का। तो आपको ये रिलेशन भी याद रखना है कि बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, बॉन्ड एनर्जी के, ठीक है, और बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, बॉन्ड स्ट्रेंथ के, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पूछा जाए तो किसके है, बॉन्ड लेंथ के, ठीक है। तो ये है जो ऑर्डर हमने जैसे बॉन्ड ऑर्डर की बात की थी, आपसे पूछा जाए कि बॉन्ड एनर्जी के अंदर, तो बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, बॉन्ड एनर्जी के, तो इनमें बीच में जो ऑर्डर आएगा वो सबसे ज़्यादा किसमें, HF में। बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा किसके, HF की, उससे कम किसके अंदर आएगी HCl में, उससे कम किस में HBr में, उससे कम पूछा जाए तो किस में होगी HI के अंदर, ठीक है। तो यहाँ तक हमने बात की थी, फोर्थ की बात की थी, फोर्थ के बाद में बॉन्ड ऑर्डर की बात की थी। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे एसिड एंड बेस के बारे में। किसकी बात करेंगे, एसिड एंड बेस के बारे में। अब एसिड का मतलब क्या है, एसिड का मतलब है जो H पॉजिटिव देगा। बेस का मतलब क्या है, तो बेस का मतलब है वहाँ पे OH नेगेटिव देगा। क्या है, OH नेगेटिव देगा। तो इसको भी हम किस आधार पे समझते हैं, En के आधार पे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के आधार पे। तो सिक्स्थ अपनी जो है वो कौन सी है, एसिड एंड बेस, जिसको हम क्या कहते हैं, अम्ल एंड क्षार, ठीक है। इसको समझो अच्छे से। देखो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैं बात कर रहा हूँ NaOH की, NaOH की, ठीक है। अब देखो एसिड तो कौन से होते हैं, एसिड तो अम्ल तो वो के जो H पॉजिटिव देंगे, यही तो है। दूसरी यदि बेस की बात करेंगे, क्षार कौन से होते हैं, क्षार वो होते हैं जो देंगे OH नेगेटिव। कौन देते हैं, OH नेगेटिव। सपोज करो ये हमारे पास में इस टाइप का एक एग्जाम्पल है, NaOH लिख दिया मैंने। अब देखो यहाँ पे बॉन्ड दोनों के बीच में, जैसे सोडियम और ऑक्सीजन के बीच में, इसी टाइप से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में। अब हमको कैसे पता कि ये बॉन्ड या तो इन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में टूटे, जब इन दोनों के बीच में टूटेगा इसका मतलब वहां पे क्या देगा, प्रोटॉन देगा, और प्रोटॉन देगा इसका मतलब ये काम किसके रूप में करेगा, एसिड के रूप में। अब दूसरा तरीका ये भी तो है कि जैसे मैंने यहाँ पे NaOH लिखा है कि अब यदि बॉन्ड कौन सा टूट जाए, सोडियम और ऑक्सीजन के बीच में टूटे, और जब ये टूटेगा इसका मतलब यहाँ पे अब क्या देंगे, OH नेगेटिव देंगे, और जब OH नेगेटिव देंगे इसका मतलब ये काम किसके रूप में करेगा, बेस के रूप में। अब हम कैसे डिसाइड करते हैं कि ये एसिडिक है या फिर बेसिक है, तो इसको भी हम जो डिसाइड करते हैं वो डिसाइड हम किसके आधार पे करते हैं, En के आधार पे। किसके आधार पे, विद्युत ऋणता के आधार पे। अब देखो इसको समझो अच्छे से। देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि इसकी बात करूँ, जैसे इसकी विद्युत ऋणता कितनी है, 2.1 लिखाई थी मैंने। ऑक्सीजन की कितनी है, तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता होती है 3.5, ठीक है। अब देखो सोडियम की विद्युत ऋणता होती है वो लेस देन 1 होती है, 1 से क्या होती है, कम होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इन दोनों के बीच में अंतर देख लेते हैं। देखो पहले इन दोनों के बीच में अंतर देखो, कितने का अंतर है, 3.5 है, यहाँ पे 2.1 है, मतलब इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 1.4 का। कितने का हो गया, 1.4 का। इसी टाइप से इन दोनों के बीच में अंतर देख लो, यहाँ पे लेस देन 1 है, यहाँ पे 3.5 है, तो यहाँ पे अंतर लगभग कितना है, 2.5 है। कौन सा है, 2.5। अब देखो अंतर ज़्यादा कौन से में, तो देखो अंतर ज़्यादा है सोडियम और ऑक्सीजन में, अंतर ज़्यादा है किससे,
ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की ईएन से अंतर ज़्यादा है। इसका मतलब है पोलैरिटी कहाँ पे आएगी, पोलैरिटी का मतलब है जो एनाइन और कैटाइन जो बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में, सोडियम और ऑक्सीजन के बीच में। मैंने क्या बोला है कि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस है, इसका मतलब वहाँ पे क्या आएगी, पोलैरिटी आती है, ध्रुवणता आती है। ध्रुवणता का मतलब एक पे पॉजिटिव आएगा तो दूसरे वहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो अब देखो यहाँ पे 2.5 है, यहाँ पे कितना है, 1.5 है, ज़्यादा कौन सा है, 2.5। इसका मतलब है ये क्या करेगा, अब देखो इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है 1 से कम और एक की है 3.5। तो ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया, और जैसे अपनी तरफ खींचा सोडियम पे तो चार्ज कौन सा आया, पॉजिटिव। और अब यहाँ से कौन निकल गया, OH नेगेटिव बाहर निकल गया। इसका मतलब ये किस रूप में काम करेगा, ये बेस के रूप में काम करेगा। किसके रूप में, बेस के रूप में। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू और समझाता हूँ। जैसे हमारे पास में ये है, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं HOCl ऐसे। अब यदि ये पूछा जाए कि ये एसिडिक है या बेसिक है, कैसे बताओगे इसको। देखो यहाँ पे इनकी विद्युतीयता देख लो, हाइड्रोजन की कितनी है, 2.1, ऑक्सीजन की कितनी है, 3.5, फिर देखो क्लोरीन की कितनी है, 3.03। इनका अंतर देख लो, इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, 3.5 माइनस में 2.1 कितने हो गए, 1.4, ठीक है। फिर इन दोनों के बीच में अंतर देखो कितने गए, 3.5 माइनस 3.0, इनमें अंतर है 0.5 का। कौन सा है, 0.5 का। अब बताओ अंतर ज़्यादा कौन सा है, अंतर ज़्यादा है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो अंतर है वो ज़्यादा है किससे, ऑक्सीजन और क्लोरीन से। यही तो है, देखो यहाँ पे 1.4, यहाँ पे कितना है, 0.5। इसका मतलब अब पोलैरिटी किसके बीच में आएगी, अब पोलैरिटी उसके बीच में आएगी जिसमें विद्युतीयता में अंतर क्या है, ज़्यादा। किन के बीच में, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में। तो यहाँ पे अब जो पोलैरिटी आएगी वो पोलैरिटी किसके बीच में, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में। अब इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तो है ज़्यादा, तो ये क्या करेगा, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया, और जैसे अपनी तरफ खींचा ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा बन गया, नेगेटिव वाला। और यहां से अब हाइड्रोजन किसके रूप में निकल गया, पॉजिटिव के रूप में निकल गया। इसका मतलब अब ये किसके रूप में काम करेगा, एसिड के रूप में काम करेगा। किसके रूप में, एसिड के रूप में। तो मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एसिड और बेस के बारे में। एक लास्ट जो मैं एप्लीकेशन है उसको और डिस्कस कर लेता हूं, उसके बाद में छोटे छोटे 1-2 एप्लीकेशन हो रहा है वो और बता देता हूं। उसके बाद में पीरियोडिक टेबल का जो चैप्टर वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक के बारे में। छोटे छोटे पॉइंट हैं। 7th है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। इसका मतलब क्या है, मेटेलिक को हम बोलेंगे धात्विक और नॉन मेटेलिक को हम बोलेंगे अधात्विक। आगे प्रॉपर्टी का मतलब क्या, गुण, मतलब धात्विक गुण या अधात्विक गुण। तो देखो जब बात करूं मैं किसकी, मेटेलिक के केस में हम बात करें, धात्विक के अंदर हम बात करें तो याद रखना ये ईएन के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब है ईएन ज़्यादा है उसके अंदर धात्विक गुण कम होंगे, और यदि ईएन कम है इसका मतलब उसमें धात्विक गुण क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो हम जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं, बाएं से दाएं जाएंगे तो वहाँ पे ईएन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मान क्या होता है, बढ़ता है। और जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मान बढ़ता है इसका मतलब वहाँ पे जो धात्विक गुण है उसमें क्या होती है, कमी आती है। तो बाएं से दाएं जाने पे धात्विक गुण में क्या होती है, कमी होगी। फिर यदि हम नॉन मेटेलिक की बात करें तो नॉन मेटेलिक में क्या होता है, अधात्विक में क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, ईएन के। किसके है, ईएन के। ईएन का मतलब है विद्युत ऋणता की। तो जितनी ज़्यादा विद्युत ऋणता होगी उसमें नॉन मेटेलिक करैक्टर उतने ही ज़्यादा होंगे। फिर हमने जो बात करते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ईएन का मान क्या होता है, बढ़ता है। और जब ईएन का मान बढ़ेगा इसका मतलब है उस साइड में अधात्विक गुण क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। अधात्विक गुण क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण में क्या होती है, कमी आएगी। और यदि ऊपर से नीचे जाते हैं तो धात्विक गुण में क्या होती है, वृद्धि होगी। फिर यदि हम बाएं से दाएं जाते हैं तो अधात्विक गुण में क्या होती है, वृद्धि होती है। और यदि ऊपर से नीचे जाते हैं तो अधात्विक गुण में क्या होती है, कमी होती है। और ये हम किसके आधार पर बताते हैं, ईएन के आधार पर। यदि ईएन ज़्यादा है तो इसका मतलब अधात्विक गुण ज़्यादा है, और यदि ईएन कम है इसका मतलब वहाँ पर ज़्यादा कौन सी होगी,
धात्विक गुण आ जाएंगे। यदि मैं बात करूं कि धात्विक है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, En के, और यदि नॉन मेटेलिक की बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, En के। यहां तक हमने बात की थी, ये जो एप्लीकेशन थी ये एप्लीकेशन किसकी बात की थी, मैं En की बात की, किसकी, En के आधार पे, विद्युत ऋणता के आधार पे बात की थी। अब देखो छोटे छोटे एक दो पॉइंट्स और हैं, इनको और देख लेते हैं, उसके बाद में पीरियोडिक टेबल का जो चैप्टर है इसको हम क्लोज करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो से हम जो नया टॉपिक है उसको लेकर चलते हैं। तो हम जैसे और पूछ लेते हैं, यदि हम बात करें क्रियाशीलता की, नया प्रॉपर्टी क्रियाशीलता, तो याद रखना है क्रियाशीलता इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, आईपी के, किसके है, आईपी। आईपी का मतलब है आयनन ऊर्जा, आयनन विभव, आयनन विभव। इसका मतलब क्या है, आयनन विभव जितना ज़्यादा होगा उसकी क्रियाशीलता उतनी ही कम है, या फिर आयनन विभव जितना कम है इसका मतलब उसकी क्रियाशीलता उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यदि क्षार धातु की बात करें, क्षार धातु में आईपी का मान क्या होता है, कम होगा, और जब आईपी का मान कम होता है इसका मतलब उसकी क्रियाशीलता क्या होती है, ज़्यादा होती है। और क्रियाशीलता के बारे में हम जैसे आईपी की बात करते हैं, लेफ्ट टू राइट आईपी बढ़ती है, टॉप टू बॉटम आईपी क्या होती है, घटेगी। इसी टाइप से मैं नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करूं, यदि हम बात करें अपचायक गुण की, तो देखो अपचायक जो गुण है वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, आईपी के। आईपी के मतलब जितना ज़्यादा आईपी होगा इसका अपचय गुण उतना ही कम होगा, और जितना कम आईपी है इसका मतलब अपचय गुण उतना ही ज़्यादा होगा। यदि मैं एक और करैक्टर की बात करूँ, ऑक्सीकारक गुण की, किसकी बात करते हैं, ऑक्सीकारक गुण की, तो ऑक्सीकारक जो गुण है ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, आईपी के, किसके है, आईपी के, मतलब समानुपाती है। इसका मतलब है आईपी बढ़ेगा तो वहाँ पे ऑक्सीकारक गुण बढ़ेगा, यदि आईपी घटेगा तो उसका मतलब वहाँ पे ऑक्सीकारक गुण क्या हो जाता है, घट जाता है। तो मैंने एक तो बात की थी क्रियाशीलता की, ये आईपी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। दूसरा हमने बात की थी अपचय गुण की, तो ये अपचय गुण के भी क्या होता है, आईपी के व्युत्क्रमानुपाती है। थर्ड जो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी की मैंने बात की थी, कौन सा, ऑक्सीकारक गुण, तो ऑक्सीकारक गुण डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, आईपी के होता है। उसके बाद में लास्ट जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी है डेंसिटी। किसकी बात करूं मैं, डेंसिटी की, घनत्व की बात करते हैं। और घनत्व में भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है कि यदि आप बाएं से दाएं जाते हो तो घनत्व में क्या फ़र्क पड़ता है, कैसे परिवर्तन होता है, उसकी बात हम और कर लेते हैं। तो लास्ट प्रॉपर्टी घनत्व है, जिसको हम बोलते हैं डेंसिटी। क्या कहेंगे, डेंसिटी। देखो डेंसिटी डी बराबर क्या होती है, एम बाई वी, क्या होती है, एम बाई वी, फिजिक्स का फॉर्मूला, ठीक है। एम का मतलब हो गया मास, मास को हम बोलते हैं द्रव्यमान, क्या कहेंगे, द्रव्यमान कहेंगे, भार कहेंगे। वी का मतलब है वॉल्यूम, क्या है, वॉल्यूम, जिसको हम कहेंगे आयतन, क्या कहेंगे, आयतन कहेंगे। अब देखो यदि वी बढ़ता है इसका मतलब वहाँ पे डी क्या हो जाता है, घटेगा, क्योंकि एक दूसरे के क्या हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। या फिर मैं बोल दूं कि v घट जाएगा तो वहाँ पे d क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन ये बात करूं मैं किसके अंदर, ग्रुप में हम बात करते हैं, किसमें, ग्रुप के अंदर। तो जब आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं, ऊपर से नीचे जाओगे, तो आपको एक बात याद रखनी है, वहाँ पे घनत्व का मान क्या होता है, बढ़ता है। क्यों, ये इसमें रीजन देखना। देखो जब आप ऊपर से नीचे जाते हो तो वहाँ पे आयतन का मान क्या होता है, बढ़ता है। अब देखो आयतन बढ़ता है इसका मतलब एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती घनत्व कम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आयतन भी बढ़ रहा है ऊपर से नीचे, तो यहाँ पे जो m है उस m के मास के मान में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। और जब मास के मान में वृद्धि होगी, लेकिन ये कंपैरिजन किसके, इस वॉल्यूम के कंपैरिजन में जो वृद्धि ज़्यादा होती है वो वृद्धि ज़्यादा किस में होती है, m के अंदर होती है। किसमें, m के अंदर। अब देखो m ज़्यादा बढ़ रहा है कंपैरिजन किससे, वॉल्यूम से, इसका मतलब वहाँ पे डेंसिटी क्या हो जाती है, घनत्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि ऊपर से नीचे जाते तो घनत्व के मान में क्या परिवर्तन होता है, तो ऊपर से नीचे जाने पर घनत्व मान में क्या होता है, वृद्धि होती है। रीजन क्या है, ऊपर से नीचे जाएंगे तो वॉल्यूम तो बढ़ता ही बढ़ता है, वॉल्यूम के साथ साथ उसके भार में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। लेकिन भार में वृद्धि वॉल्यूम के कंपैरिजन में क्या होती है, ज्यादा होती है। इस वजह से वहां पे घनत्व क्या होता है, ज्यादा आएगा। अब यदि हम बात करें बाएं से दाएं में, मतलब मैं आवर्त की बात करूं, और जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे,
बाएं से दाएं जाओगे तो उसके अंदर घनत्व जो d है ये पहले तो क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ने का मतलब क्या है, ये मैक्सिमम तक जाएगा, अधिकतम तक जाएगा, और अधिकतम तक जाने के बाद में डेंसिटी में क्या होती है, कमी होने लगती है। क्या होगी, कमी होने लगती है। इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन है वहां पे उसकी पैकिंग, क्या है, पैकिंग के आधार पे, ठीक है। तो यहाँ पे यदि आपसे पूछा जाए कि घनत्व में क्या परिवर्तन होता है, यदि आप आवर्त में जाते हो तो जब हम आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो इसका घनत्व क्या होता है, पहले बढ़ता है मध्य तक, मतलब जो मिडल में जो एलिमेंट्स है वहां तक तो क्या होगा, इसका बढ़ेगा। बढ़ेगा मतलब ये अधिकतम तक जाता है, और अधिकतम जाने के बाद में वहां पे घनत्व में क्या होती है, कमी होने लगती है। क्या होती है, कमी होने लगती है। इसी के आधार पे आप पीरियोडिक टेबल में जब देखोगे तो सबसे ज्यादा जो डेंसिटी आती है वो किसकी आती है, ओस्मियम की। किसकी आती है, ओस्मियम की आती है। तो इस आधार पर हमने पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल को हमने चैप्टर को कंप्लीट किया। हम जो नेक्स्ट जो वीडियो के अंदर नए चैप्टर से हम शुरुआत करेंगे, और आपसे मैं इतना रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि जो हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं उन वीडियोस को आप अच्छे से देखो, उनको रिवाइज करो, उनके नोट्स बनाओ, और उससे जितने से ज़्यादा यदि आप बेनिफिट ले सकते हो उतना आप बेनिफिट लो। उसके बाद नेक्स्ट हम जो बात करेंगे उसके नए चैप्टर के साथ।